हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 1.3 स्थिर वैद्युत में। हमने इससे पहले इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस की मूल विशेषताएं, जिसमें हमने एक विशेषता पढ़ी थी कि आवेश आपस में आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। यदि आवेश समान पॉजिटिव हो तो वो आपस में प्रतिकर्षित करेंगे, अगर एक आवेश पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आपस में आकर्षित करते हैं। इस नियम को हम पढ़ने के लिए हम देखते हैं, अगर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण कर रहे हैं इट मींस उसके मध्य कोई ना कोई बल लग रहा होगा। अब हम ये तो 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है आवेशों के मध्य, पर वो बल कितना लगता है, उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज इन क्लास 12 में। और इसके लिए कूलाम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक नियम दिया कूलाम नियम, जो ये बताएगा कि दो आवेशों के मध्य कितना बल लगेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण उन दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले मैं इस चीज को लिखता हूं, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बिंदु आवेश तथा बल का परिमाण, जिसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण उन आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः इसे लिख सकते हैं हम F। यहाँ पर बात हो रही है बल के परिमाण की, तो मैं इसमें मॉड लगा सकता हूँ। अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल में वेक्टर ऊपर ना लगाऊं तो इट मींस आप समझिएगा कि वो मैग्नीट्यूड ही बस बता रहा है, परिमाण ही बता रहा है। तो मैं अपने आगे के लेक्चर में हर बार मॉड यूज नहीं करूंगा, पर वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमेशा उसके ऊपर वेक्टर जरूर यूज करूंगा। तो इसे याद रखें, अब ये समझे कि ये दोनों मैग्नीट्यूड है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट गुणनफल, दो आवेशों का गुणनफल, मान लीजिए हमारे आवेश थे 1 2, सपोज ये Q1 आवेश है, ये हमारा Q2 आवेश है, और इनके बीच की दूरी सपोज इनके बीच की दूरी हम R ले लेते हैं। तो हमारा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन एक नियतांक है, तथा
एप्सिलॉन बराबर माध्यम की विद्युतशीलता। इसकी इंग्लिश लिख देता हूं मैं, परमिटिविटी। एप्सिलॉन होती है माध्यम की विद्युतशीलता जिस माध्यम में ये आवेश रखे जाते हैं। अगर ये आवेश किसी माध्यम में रखे हैं, ये उसकी विद्युतशीलता होगी। इस चीज को भी मैं लिख देता हूं, जिस माध्यम में आवेश रखे जाते हैं, जिस माध्यम में आवेश स्थित होते हैं। ओके, तो F बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। अगर ये चार्जेस किसी माध्यम में रखें, किसी माध्यम की जगह माध्यम को हम मान लेते हैं अगर निर्वात या वायु में, यदि आवेश निर्वात, बुक्स में हर कई जगह पर यहाँ पर मुक्त आकाश भी लिखा है। मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस का मतलब भी निर्वात होता है। तो आप याद रखिएगा, निर्वात अथवा मुक्त आकाश, मुक्त आकाश, फ्री स्पेस, निर्वात या वायु। यदि आवेश निर्वात या वायु में स्थित हो तो हमारा जो एप्सिलॉन है उसको लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन कितने बराबर हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? इसे हम कह सकते हैं निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन किसको डिनोट कर रहा है? किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट किसको डिनोट कर रहा है? निर्वात और वायु की विद्युतशीलता। अगर आवेश निर्वात में वायु में रखे जाएंगे तो एप्सिलॉन की जगह यहाँ पर क्या रखा जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम इसके बारे में और भी पढ़ते हैं। एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध, इनके मध्य भी एक संबंध है जिसे हम पढ़ते हैं। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है K। यहाँ K क्या है? K है पैरावैद्युत स्थिरांक। K है K बराबर नियतांक, जिसे कहते हैं, जिसे पैरा वैद्युत स्थिरांक कहते हैं। पैरावैद्युत स्थिरांक के बारे में हम डिटेल में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर यानी चालकों का स्तर विद्युत में प्रभाव पड़ेंगे, उस समय हम K को इंट्रोड्यूस करेंगे और K के बारे में बताएंगे। अभी मैं थोड़ा सा इतना इस रिलेशन को याद रखते हुए चलते हैं और यहाँ पर इसे यूज करते हैं। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है? K। K की वैल्यू K बराबर 1 इसके लिए वायु अथवा निर्वात, वायु तथा निर्वात के लिए K की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तथा K ऑलवेज ग्रेटर देन 1 अन्य किसी माध्यम के लिए, अन्य माध्यम के लिए। वायु के लिए K की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और कोई और माध्यम हो, चाहे वो पानी में रखा हो या किसी और माध्यम में रखा हो, तो K की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। 1 से कम K की वैल्यू कभी भी
नहीं होगी। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं के ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। के हमेशा एक या एक से ज्यादा रहेगा। के हमेशा एक या एक से ज्यादा ही रहेगा। इसे हम अगर इक्वेशन 2 आपके लिए आसान करते हैं, इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एप्सिलॉन बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसे इक्वेशन 2 नाम देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 हमारा ये था, समीकरण 2 ये है, जहां पर एप्सिलॉन की जगह हम एप्सिलॉन क्या लिख सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट। तो F बराबर हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यदि इस फॉर्मूले को मुझे सिर्फ वायु के लिए लिखना हो, ये किसी भी माध्यम के लिए हो गया, ये किसी भी माध्यम के लिए, ये फॉर्मूला भी किसी भी माध्यम के लिए। अगर हमें परमिटिविटी यानी माध्यम की प्रयोगशीलता दे रखी है तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे, एप्सिलॉन की जगह उस माध्यम की प्रयोगशीलता पुट करेंगे। अगर हमें माध्यम की प्रयोगशीलता ना देकर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी पैरावैद्युत स्थिरांक दे रखा हो माध्यम का, इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी यानी आपेक्षिक प्रयोगशीलता भी कहते हैं, क्योंकि ये दो माध्यमों की, ये कोई माध्यम है, ये निर्वात है, दो माध्यमों का क्या है रेशो रिलेशन। तो इसे हम आपेक्षिक आपेक्षिक प्रयोगशीलता कहते हैं, इन दोनों के रेशो को। के का कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो है, ये समान भौतिक राशियों का अनुपात है, इसलिए के की कोई भी यूनिट या मात्रक नहीं होता। इसे हम आपेक्षिक प्रयोगशीलता भी कहते हैं। अगर के की वैल्यू दे रखी हो तो यहाँ पर के की जगह वैल्यू रख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, जिसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट का मान होता है हमेशा, इसे याद रखिएगा 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। अगर इसकी यूनिट लिखनी हो एप्सिलॉन की तो यहाँ से लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसे याद रखना है हमेशा। वैसे सवाल में हमेशा ये गिवन होगी, पर आप इसको याद रखें, यूज करते करते याद हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो अगर के की वैल्यू दे रखी हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर माध्यम की जगह दोनों आवेश किसमें रखी हो वायु में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वायु अथवा निर्वात, वायु अथवा निर्वात के लिए, क्योंकि वायु अथवा निर्वात के लिए के बराबर क्या होता है 1, तो इस फॉर्मूले में हम के की जगह 1 रख देंगे, तो ये फॉर्मूला आ गया वायु अथवा निर्वात के लिए। ठीक है, हमेशा ये गिवन होगा कि हमारे आवेश या तो आप वायु में रखे होंगे, वायु अथवा निर्वात में रखे होंगे, या किसी माध्यम में रखे। तो कूलम का नियम
क्या है? सिंपल दो आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कांस्टेंट जो यूज करते हैं वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हमने फिर से बनाया अलग अलग माध्यम के लिए और ये दो फॉर्मूले और बनाए। ये तीनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। इसको मैं इक्वेशन 3 भी लिख सकता हूं और ये भी इक्वेशन 3। बस डिपेंड करेगा कि हमें वैल्यू क्या दे रखी है। अगर सिंपल एयर दे रखी है कि आवेश एयर में है तो ये फॉर्मूला रखिएगा। ओके, अब हम कूलाम नियम के कुछ पॉइंटों पर ध्यान देते हैं। बिंदु आवेश, कूलाम नियम से हमें क्या मिला? दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण। नॉर्मली हम जानते हैं कि बल क्या है? बल एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होंगे। तो कूलाम नियम से हमें डायरेक्ट फॉर्मूले से इसकी दिशा के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिली। हमें सिर्फ क्या मिला? दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और ये बल भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। सबसे पहले हम बिंदु आवेश पढ़ते हैं कि बिंदु आवेश क्या है। इसे नोट में लिख लीजिएगा। नोट, बिंदु आवेश वे आवेशित कण जिनका आकार उनके बीच की दूरी की अपेक्षा नगण्य होता है, उन्हें बिंदु आवेश कहते हैं। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश क्या है? वे आवेशित कण जिनका आकार उनके बीच की दूरी के सापेक्ष नगण्य होता है, नगण्य होता है, बिंदु आवेश कहलाते हैं। यानी वे आवेशित कण जिनका आकार उनके बीच की दूरी के सापेक्ष नगण्य होता है, बिंदु आवेश कहलाते हैं। हमें मालूम है आवेश मुक्त नहीं रहता, किसी न किसी मास के ऊपर ही रहता है, द्रव्यमान के ऊपर रहता है। तो जिस कण के ऊपर आवेश है वो कण बहुत छोटा होना चाहिए, किसकी तुलना में? उनके बीच की दूरी के तुलना में, तब ये कूलाम का नियम वैलिड रहेगा। अदरवाइज थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रॉब्लम। अगर हम ये मान लें कि अगर ये बिंदु आवेश ना होके एक बड़ा आवेश हो, ये क्या हो? ये कण बड़ा हो। अगर ये कण बड़ा हो और ये कण भी बड़ा हो तो इसमें जो आवेश होगा वो क्या होगा? अलग अलग जगह पे पूरी बॉडी के अंदर वितरित होगा। यूनिफॉर्मली हो या नॉन यूनिफॉर्मली हो, पर अलग अलग जगहों पर इसके आवेश वितरित होगा पूरी बॉडी में। जहां भी आवेश पूरी बॉडी में कहीं भी वितरित हो सकता है अलग अलग जगह। अगर दो कणों के बीच की बात की जाए तो ये दूरी इसकी इस कण से अलग दूरी, इससे अलग दूरी, कई सारी दूरियां अलग अलग हो जाएंगी। हम सिर्फ एक दूरी को कांस्टेंट नहीं ले पाएंगे और ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स। तो हम अपनी स्टडी को सिर्फ यहां तक सीमित रखेंगे कि यह आवेश क्या है? बिंदु आवेश। कभी नहीं भी दिया होता न्यूमेरिकल वगैरह में कि बिंदु आवेश, पर आप एज्यूम कर लीजिएगा कि वो बिंदु आवेश का ही सवाल होगा। कभी भी इस तरीके के बड़े ऑब्जेक्ट के लिए नहीं हो सकता, नहीं तो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और वो हमारे सिलेबस में नहीं। चलिए अब बात आती है बल की दिशा की, कि कूलाम नियम से परिमाण तो मिल गया, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण मिल गया। दिशा, क्योंकि बल क्या है? सदिश राशि। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे कूलाम नियम का सदिश रूप। सदिश रूप क्या देगा हमें? दिशा। एक मिनट।
अभी हम लोगों ने कूलॉम नियम लॉ पढ़ लिया। कूलॉम नियम में अभी अभी फॉर्मूला आया F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जबकि आवेश वायु में या निर्वात में रखे हो। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि बल एक सदिश राशि है, इसका परिमाण तथा दिशा दोनों होनी चाहिए। तो दिशा देने के लिए हम इसके एक वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म पढ़ने के लिए माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर R1 तथा वेक्टर R2 है। हमने ये माना कि दो आवेश हैं Q1 और Q2 और उनके स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर R1 और R2। आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे गए हैं। ये पाठ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई आवेश के बारे में नहीं दिया जाता तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो वायु या निर्वात में रखे हैं। चलिए अब मान लीजिए ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। ये डिस्टेंस हमने ले ली। इन दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश दे रखे हैं वेक्टर R1 और R2। R1 और R2 स्थिति सदिश क्या होते हैं, ये 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। स्थिति सदिश किसी भी बिंदु की स्थिति मूल बिंदु से बताते हैं। यानी स्थिति सदिश क्या करते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी भी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। अगर हम ये मान लें कि ये मूल बिंदु है O, तो O से Q1 के लिए स्थिति सदिश दिया हुआ है वेक्टर R1 तथा आवेश Q2 का स्थिति सदिश दे रखा है R2। स्थिति सदिश के बारे में ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, 11 का चैप्टर आप जरूर पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थिति सदिश को बस मैं एक बार और बता देता हूं। इट्स गिव द लोकेशन फ्रॉम ओरिजिन, ये मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की स्थिति देते हैं। जब तक किसी बिंदुओं की स्थिति हमें पता नहीं होगी, हम उसके दिशा, डायरेक्शन या किसी के बारे में बात ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने इनको लोकेशन दी कि ये O से R दूरी पर स्थित है। R1 वेक्टर में दिशा और परिमाण दोनों हैं। इट मींस हमें Q1 की लोकेशन इस समय मूल बिंदु से पता है। इसी तरीके से Q2 की लोकेशन भी मूल बिंदु से हमें पता है R2 सदिश के माध्यम से। चलिए अब हम बात करते हैं Q1 पर बल किसकी वजह से लगेगा? Q1 पर बल Q2 की वजह से लगेगा। Q1 पर बल Q2 की वजह से लगेगा। और अगर हम ये मान लें कि दोनों आवेश धनात्मक हैं, सजातीय हैं, दोनों आवेश धनात्मक हैं, तो Q1 पर Q2 बल लगाएगा और किस दिशा में लगाएगा बल? इस दिशा में। ये रिपल करेगा, Q1 को Q2 रिपल करेगा। ये फोर्स
इसी तरीके से Q2 पर भी एक बल लगेगा, उस पर बल कौन लगाएगा? Q1 लगाएगा। वो बल किधर लगेगा? वो भी बाहर की ओर। क्योंकि ये बिंदु आ गए हैं तो हम हमेशा लाइन ऑफ एक्शन पर ही बल लेंगे। ये मान लीजिए इस बल को हम डिनोट करते हैं F12 से और इसको डिनोट करते हैं F21 से। ये स्टैंडर्ड है, इसको मैं लिख देता हूं। Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, इसे डिनोट करते हैं F12 से। Q1 पर Q2 के कारण किससे डिनोट करेंगे? F12 से। तथा Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, इसको डिनोट करते हैं F21 से। ये स्टैंडर्ड है, इसी तरीके से लिखा जाएगा हमेशा। तो F12 और F2। अगर मैं F12 का परिमाण की बात करूं अभी, तो F12 को निकालने के लिए F12 बराबर क्या होता है कूलम नियम से? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी परिमाण की बात कर रहा हूं मैं, ये वेक्टर नहीं है। और अगर F21 की बात करूं तो भी यही रहेगा। इट मीन्स क्या हो गया? F12 बराबर F21। परिमाण वाइज तो दोनों बराबर हुए, परिमाण वाइज तो दोनों बराबर हुए, पर अगर हम दिशाएं देखें तो दोनों की दिशाएं कैसी हैं? विपरीत। Q1 मेरी तरफ, Q2 बाहर की ओर। इनको दिशाओं देने के लिए अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में यानी इसको दिशा देनी है, वेक्टर लिखना है F21, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 और Q2 स्केलर है, इसको वेक्टर नहीं बनाया जा सकता। अगर हम कोई किसी चीज का या तो वेक्टर क्वांटिटी का ऐसे सदिश का इसमें इनटू करें तो हमें F21 की दिशा मिल सकती है। F21 बाहर की ओर है, बाहर की ओर कोई ऐसा सदिश मिल जाए हमें तो हम उसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके F21 को डायरेक्शन दे सकते हैं। इसके लिए हम इसमें आप लौटते हैं। सपोज मैंने एक वेक्टर खींचा, इसकी डायरेक्शन मैंने दे दी Q1 से Q2 की तरफ, Q1 से Q2 की तरफ। ये हमारे थे R1, ये स्थिति सदिश। R1 और R2 हमारे थे स्थिति सदिश। अगर मैं इस सदिश की बात करूं और इसको नाम दे दूं R21, R21 वेक्टर, तो ट्रायंगल OQ1 Q2 ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप लोगों ने पढ़ा है वेक्टर के लिए। त्रिभुज के योग का नियम वेक्टर्स के लिए पढ़ा है हमने। क्या होता था? दो वेक्टरों, पहले वेक्टर की पूंछ से दूसरे वेक्टर के शीर्ष को मिलाने वाला वेक्टर उन दोनों वेक्टरों का परिणामी देता है या योग देता है। तो ट्रायंगल OQ1 Q2 से वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21 बराबर किसके होगा? वेक्टर R2 के। इन दो वेक्टरों का सम किसके बराबर होगा? R2 वेक्टर के। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं R21 वेक्टर बराबर R2 माइनस R1 वेक्टर, यानी R21 इस वेक्टर को मैं ये लिख सकता हूं
R2 माइनस R। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या दे रहा है, Q1 और Q2 दो आवेशों के बीच के विस्थापन को, Q1 और Q2 के बीच के विस्थापन को कौन दे रहा है, R21। इसलिए इसे हम कहते हैं विस्थापन सदिश, इसे कहते हैं विस्थापन सदिश। ये एक स्टैंडर्ड बात है कि दो स्थिति सदिश के शीर्षों को मिलाने वाला सदिश उनका विस्थापन सदिश होता है, ये स्टैंडर्ड है। अब यहाँ बात करते हैं F21 की। अगर ये वेक्टर बनाना है मुझे, इसे डायरेक्शन देनी है, इस तरफ को इस तरफ डायरेक्शन देनी है या वेक्टर बनाना है, तो मैं यहाँ पर एक ऐसे वेक्टर लेता हूँ जिसकी डायरेक्शन भी किस तरफ हो, F21 की तरफ। F21 की तरफ डायरेक्शन किसकी है, R21 की। R21 की डायरेक्शन भी बाहर की ओर, F21 की डायरेक्शन भी बाहर की ओर। तो मैं यहाँ पर R21 वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देता हूं, पर यहां वेक्टर लूंगा मैं यूनिट वेक्टर। R21 क्या है, यहां लिख देता हूं, R21 क्या है, ये है एकांक सदिश, एकांक सदिश। एकांक सदिश वह सदिश होते हैं जिनका परिमाण एक होता है परंतु एक विशिष्ट दिशा होती है। यहाँ पर R21 की दिशा तो वही रहेगी जो R21 वेक्टर की है, बाहर की ओर, परंतु इसका परिणाम क्या है, एक। अगर मैं एक का इंटू भी करूं इस पूरी क्वांटिटी में, परिमाण में कोई अंतर नहीं आया, सिर्फ F21 को क्या मिल गई, दिशा। कौन सी दिशा, R21 वाली। ठीक है, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर मुझे इसी तरीके से इसी प्रकार यदि मुझे F12 को F21, पहले F21 को लिखा, अब अगर F12 को लिखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। F12 की दिशा किधर है, मेरी तरफ। अब मेरी तरफ कौन सा वेक्टर हो सकता है, R21 का अपोजिट वेक्टर, R21 का विपरीत वेक्टर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस R21 वेक्टर, या अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं, बना भी दूं, कोई वेक्टर ऐसा हो R21 किधर था, उधर, R12 किधर है, इस तरफ। इसको मैं R21 माइनस लिख सकता हूं, या R12 वेक्टर भी, वेक्टर नहीं सॉरी कैप यूनिट वेक्टर, वेक्टर नहीं लिख सकते। वेक्टर लिखा तो परिमाण का भी इंटू हो जाएगा, हमें नीचे क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, जैसे आज मैं बताऊंगा। यहां पर R21 R12 बराबर क्या है, माइनस R21, R21। ये दोनों हमारी क्या है, कूलम्ब, हमारे बलों की सदिश। यहाँ पर बलों को क्या मिल गई, दिशा। परिमाण में ये दोनों बल समान है, हमें मालूम है, पर दोनों की दिशा अलग अलग है। यहाँ आप देखेंगे ये R21 है, ये माइनस R2, यानी इससे ये संबंध निकलता है हमें कि F12 वेक्टर माइनस F2, यानी बल हमेशा एक दूसरे के परिमाण में समान होंगे परंतु दिशा में क्या होंगे, विपरीत। अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज भी ले लेता तो भी ऐसे ही बल लगते। अगर एक को प्लस ले लेता, एक को माइनस ले लेता, अगर इसको मैं प्लस लेता, इसको माइनस लेता, तो माइनस वाला इसे अंदर खींचता प्लस वाले को, और ये प्लस वाला माइनस वाले को अंदर लेता। एक बार मेरी तरफ होता, ये वाला बल बाहर की होता, फिर भी विपरीत लगेंगे। तो बल हमेशा विपरीत लगेंगे, परिमाण में समान लगेंगे। अभी हम इसकी वेक्टर फॉर्म एक और लिखी होती है अक्सर कर किताबों में, उसे भी लिख देता हूं। Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चलिए आर स्क्वायर ही छोड़ता हूं अभी। यहां से लेकर यहां तक इस दिशा में एक वेक्टर r2 माइनस r1, मैं यहां पर r2 माइनस r1 भी लिख सकता हूं, r2 माइनस r1 वेक्टर। पर इस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, दोनों अलग अलग हैं। पूरे पर कैप लगाने का कोई लॉ नहीं है, अलग अलग पर कैप लगाता हूं तो ये भी यूनिट वेक्टर, दोनों जीरो हो गए। तो इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखा जा सकता है, पूरे को r2 माइनस r1 को सिर्फ वेक्टर में ही लिखा जा सकता है। अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। इस पूरी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड का वैल्यू हो गया, इसलिए हम क्या करते हैं, इस वाले जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और r2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड कितना है, r, लंबाई कितनी है ये r, तो हम इस वाले r स्क्वायर की जगह क्या कर देते हैं r। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये वेक्टर फॉर्म अक्सर हर जगह लिखी हुई होती है, r2 माइनस r1 के नीचे ये r। अगर वेक्टर आया तो r क्यू आएगा, यूनिट वेक्टर आया तो r स्क्वायर ही रहेगा। इसी तरीके से इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी हो r क्यूब, ये r2 माइनस r1 है तो इसे लिख देंगे मैं r1 माइनस r1 माइनस r2 वेक्टर कौन सा होगा, ये जो वेक्टर है ये क्या है, r1 वेक्टर माइनस। आप लोगों को जो सिंबल जिस तरीके से लिया इसी स्टैंडर्ड में आपको फॉलो करने पड़ेंगे। r2 वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर जिसकी डायरेक्शन किधर हो, q1 से q2 की ओर। r12 का मतलब क्या है, जिसकी डायरेक्शन 2 से 1 की ओर। f12 का मतलब क्या है, 4 on 1 due to 2, एक पर लगने वाला दो की वजह से 1। f21 का मतलब दो पर लगने वाला एक की वजह से 1। चलिए ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, इसके अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं कूलम्ब लॉ का बेस और न्यूमेरिकल। ये है अभ्यास का 1.1। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब आवेश है, उनके बीच कितना बल है। मैंने सवाल दिया है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो आवेश रखे हुए हैं। आवेश क्या है, छोटे, तो इनको हम बिंदु आवेश मान सकते हैं। हमने पढ़ा था कूलम्ब नियम बिंदु आवेशों के लिए वैलिड है, तो यहाँ पर हम कूलम्ब नियम ले सकते हैं क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं, छोटे, तो बिंदु आवेश ले सकते हैं। दोनों आवेशों का परिमाण दे रखा है 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब। उनके बीच हमें बल की गणना करनी है। कूलम्ब नियम से हमें मालूम है कूलम्ब नियम का F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर हम एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन लेंगे क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि चार्जेस किसमें रखनी है, वायु में, तो वायु के लिए हम यहाँ क्या लिख देते हैं, एप्सिलॉन। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज Q बराबर है 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब, दूसरा चार्ज है Q2 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब। इनके बीच का डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करते हैं।
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹9। हम लोगों ने कल पढ़ा था एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है तो 1/4 × 3.14 × 8.85 × 10⁻⁻12 करके हम निकाल सकते हैं और ये वैल्यू आएगी 9 × 10⁻�9। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 9 × 10⁻⁹। इस वैल्यू को याद रखेंगे, ये हमेशा स्टैंडर्ड है, याद रखने की चीज है। Q1 2 × 10⁻⁻7, Q2 3 × 10⁻⁻7, R² 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि कूलम एम्पियर यूनिट है, इसलिए इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर के लिए मैं इसमें 10⁻⁻2.2 कर दिया, तो ये बन गया हमारा मीटर और इसका होल स्क्वायर। ना 9 18 54 into 10⁻7 14 माइनस के 9 माइनस के 5 नीचे 900 into 10⁻⁻4। Six into 10⁻⁻3 फोर्स किस में लेते हैं? न्यूटन। तो इन दोनों चार्जेस के बीच फोर्स कितना लगेगा? 6 × 10⁻⁻3। दोनों चार्जेस कैसे हैं? प्लस। वैसे इन्होंने पूछा नहीं कि चार्ज का कैरेक्टर कैसा होगा, कि फोर्स का कैरेक्टर कैसा होगा, कि वो रिपल्सिव होगा या एट्रैक्टिव होगा, या ये कह सकते हैं प्रतिकर्षी होगा या आकर्षी होगा। पर हम देख सकते हैं दोनों आवेश कैसे हैं? धनात्मक। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। तो इनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित बल, ये जो बल लगेगा ये लगेगा प्रतिकर्षित बल। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज का 1.2 प्रॉब्लम। ये भी कूलम्स लॉ पर बेस्ड है। क्वेश्चन है 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के दो छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। ये कह रहे हैं 0.4 माइक्रो कूलम आवेश का एक छोटा गोला है। छोटा गोला मतलब यहाँ पर इसे हम क्वार्टर चार्ज लेंगे। किसी और छोटे आवेशित गोले के कारण बल कितना लग रहा है? 0.2 न्यूटन का। 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। यदि दूसरे गोले पर आवेश 0.8 माइक्रो कूलम है तो इन्होंने क्या पूछा? दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी होगी। पिछले वाले प्रॉब्लम में दूरी दे रखी थी, बल पूछा था। इस वाले प्रॉब्लम में बल दे रखा है, सिर्फ दूरी पूछी है। देखते हैं कूलम्स लॉ से। कूलम नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। मान लेते हैं ये पॉइंट आवेश Q1 बराबर है 0.4 माइक्रो कूलम। दूसरा आवेश है 0.8 माइक्रो कूलम। इन दोनों के बीच की दूरी नहीं दे रखी,
इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं r है। इन दोनों के बीच की दूरी सपोज r है। यहां पर फोर्स दे रखा है छोटे आवेश 0.4 आवेश, पहले आवेश पर लगने वाला बल किसकी वजह से, दूसरे आवेश की वजह से कितना है 0.2। दोनों आवेश कैसे हैं प्लस, दोनों आवेश कैसे हैं प्लस। अगर ये दोनों आवेश प्लस हैं तो Q2 आवेश Q1 पर किधर बल लगाएगा, बाहर की ओर, ये इसे प्रतिकर्षित करेगा। तो हम ये कह सकते हैं इस पर जो बल लगेगा Q1 पर वो किधर लगेगा, बाहर की ओर। इस बल को हम डिनोट करते थे F12 से, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी एक पर लगने वाला बल दो के कारण को किससे डिनोट करते थे, F12 से। तो यहां मैंने बल को लिख दिया F12। तो यहां पर F12 लेते हैं। ये F12 हमारा दे रखा है, F12 का परिमाण दे रखा है 0.2 न्यूटन। तो यहाँ वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। 0.2 न्यूटन बल की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 है 0.4, ये माइक्रोन में है, माइक्रोन यानी 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रोन को हमने किस में कन्वर्ट किया, कूलम में, तो उसके लिए हमने 10⁻⁻6 का इंटू किया। सेकेंड चार्ज 0.8, इसे भी माइक्रोन को कन्वर्ट किया कूलम में, तो 10⁻⁻6 का इंटू किया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस या उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी हमें पता नहीं, अब याद है, यही निकालनी है। तो r² बराबर 9 × 0.4 × 0.8 × 10⁻⁹ - 3 अपॉन 0.2 कैंसिल, कितना बचा ये 4 16 9 144 × 10⁻⁻4। यहां से अगर r निकालना है, √144 × 10⁻⁻4 बराबर 12 × 10⁻⁻2। यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर। ये निकला हमारा मीटर में। अगर हम इसको लिखना चाहें तो सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, माइनस पावर हटा के 2 12 सेंटीमीटर। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, ये आया हमारा 12 सेंटीमीटर। इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। कल हमने देख ही लिया था कि दोनों आवेशों पर जो बल लगता है वो परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होता है। तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि इस पर भी इतना ही बल लगेगा और इधर लगेगा इसके विपरीत दिशा में, क्योंकि Q1 Q2 को किधर करेगा, बाहर की ओर रिपल। दोनों पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को बाहर की ओर भेजेगा, तो इस पर बल किधर लगेगा, बाहर की ओर। इस पर बल लगेगा बाहर की ओर। इस बल को हम डिनोट कर सकते हैं F21 से। 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल किससे डिनोट करते थे, F21 से। कल हम पढ़ चुके हैं F21 बराबर F12 होता है। F21 बराबर क्या होता था, F12 परिमाण में, दिशाओं में विपरीत। अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं परिमाण में लिख दूं, और F21 बराबर होता है -F12। ये कल हमने अपने कूलम फ्लो में इसी लेक्चर में कूलम फ्लो के समय पर जब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम फ्लो पढ़ा था। अगर हम इसे फिर भी सॉल्व करना चाहें
तो सॉल्व भी कर सकते हैं। F21 अगर हमें निकालना है, F21 ये वाला बल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 है हमारा 0.4 × 10⁻⁻6, Q2 है हमारा 0.8 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितना है 12 × 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर में है, ये पूरी वैल्यू में नहीं आने की मीटर में। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वही आएगा, ये वाला वैल्यू ही आएगा 0.2। तो आप सॉल्व करके देखें या याद रखें, ये स्टैंडर्ड है कि दोनों आवेशों के ऊपर बल परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत। आप कभी भी ऐसा वर्ड यूज मत कीजिएगा कि दोनों बल समान होते हैं। बल तभी समान माने जाएंगे जब उनके दिशा और परिमाण एक जैसे हो, परिमाण भी समान हो, दिशा भी समान हो, तभी उनको बराबर कह सकते हैं। तो इन दो बलों को आपस में बराबर नहीं कह सकते, लैंग्वेज में गलत होगा। हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बल परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होंगे। ये कंडीशन हमेशा फॉलो रहेगी। F21 = F12, यानी परिमाण दोनों के समान, परंतु वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक माइनस होगा, एक प्लस। चलिए अभी हमने प्रॉब्लम नंबर 1.1 और 1.2 डिस्कस कर ली। प्रॉब्लम नंबर 1.3 हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपेयर देखा था। दोनों में देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर। तो एनसीईआरटी 1.3 यही क्वेश्चन है, इनकी डायमेंशन वगैरह पूछी है और ये रेशो कितना है पूछा है। 1.4 और 1.5 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हमने पढ़ ली थी, जिसमें चार्ज से आवेश का क्वांटीकृत वगैरह पढ़ा था, तो आप वहां से इसे ले सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.6 अब हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1.6, प्रॉब्लम नंबर 1.6 भी कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड है, पर यह प्रॉब्लम में आवेश ज्यादा है। अभी तक हमने जितनी प्रॉब्लम पढ़ी है उसमें दो आवेश थे। कूलॉम नियम में हमने पढ़ा था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, पर अब हम पढ़ेंगे कि फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कई आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला बल। यहाँ पर आवेश कई होंगे, दो नहीं होंगे, 3, 4, 5, 6। सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी आवेशों का एक सिस्टम हो सकता है, निकाय हो सकता है, कई आवेश हो सकते हैं और किसी एक आवेश के ऊपर बल पूछ सकते हैं। तो 1.6 क्वेश्चन करने से पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कई सारे आवेश दे रखे हों तो उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ओके।